नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अपवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो नोट्स भी बनाते चलना है ताकि फ्यूचर में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में नदियों को या नदियों के अपवाह तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा भारत में कितने प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। ठीक, सभी को पढ़ेंगे हम आसान भाषा में, आपको बस फोकस करके पढ़ते चलना है। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर लगभग देखिए, यहाँ पर हमने लगभग 1200 एग्जाम की, लगभग जो है 1200 प्लस एग्जाम की टेस्ट सीरीज को यहाँ पर कवर किया गया है। अभी हाल ही में एमपीपीएससी की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज को एमपीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज को हमने कवर किया है, जिसमें 456 इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो हमारी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत खास क्या है आपके लिए, इसमें हमने लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चन को इसमें कवर किया हुआ है, जो कि बायलिंगुअल है। इसके अलावा करंट अफेयर को हमने इसमें मंथ वाइज कवर किया गया है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर को भी इसमें हमने ऐड किया हुआ है। सभी जो क्वेश्चन है बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो सभी क्वेश्चन है तो इनके आंसर प्लस सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ, तो आज ही इसको परचेज करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, इसके अलावा ये हमारी एप्लीकेशन है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही इसको डाउनलोड करें और आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत आज से ही कर दें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया अपवाह तंत्र क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है, यानी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, सपोज करिए ये आपका पहाड़ी एरिया है ना, ये पहाड़ी एरिया है, कोई पर्वत या पहाड़ है। ठीक, तो ये आपका ऊपरी भाग है, ये पहाड़ का ऊपरी भाग है, इसका निचला भाग है, यहाँ पर समुद्र है। यहाँ पर क्या है, समुद्र है ना, ओशियन। ठीक, जो नदी होती है तो नदी हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, कॉमन सेंस। अब सपोज करिए एक नदी यहाँ से बह रही है, तो नदी का उद्गम यहाँ पर होगा, सिंपल सी बात है, नदी का उद्गम यहाँ पर होगा। नदी इस प्रकार से बह रही है, देखो ऐसे बहती नीचे आ रही है। नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये देखिए आप। ठीक, ये देखिए यहाँ पर इसका समापन है। तो नदी जब है, जो आपकी मुख्य नदी, ये आपकी मुख्य नदी है, यह है मुख्य नदी। तो जब मुख्य नदी समुद्र में मिलने के पहले जो आकृति का निर्माण करती है उसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा। इतना क्लियर है। ठीक, तो ये मुख्य नदी है और ये सभी जो है सहायक नदी है। ये सारी छोटी जो रिवर है ये सभी जो है सहायक नदी। क्या है, सभी सहायक नदी, ये सभी सहायक। ठीक, ये आपकी मुख्य नदी है और ये सारे जो है सहायक नदियां हैं। अब देखिए, मुख्य नदी यानी मेन रिवर प्लस सहायक नदी। मुख्य नदी और सहायक नदी, इनको मिलकर जिस नेटवर्क का, जिस जाल का या जिस तंत्र का, जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। बात क्लियर है। मुख्य नदी और सहायक नदी मिलकर जो नेटवर्क का निर्माण करती हैं या जो अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। बात क्लियर है आपको। अब देखिए, जब मुख्य नदी और सहायक नदी, इनके माध्यम से जिस पैटर्न का निर्माण होता है, इनके माध्यम से, इनके मिलने के तरीके से या इनके बहने के तरीके से जो आकृति का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलते हैं, अपवाह प्रतिरूप। इसको आगे, तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि भारत में कितने प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं, इसको समझेंगे आसान भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया भारत में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र होते हैं। देखिए, उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका है हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा आपका है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। देखिए, यह आपका हिमालयी क्षेत्र है, यह आपका पूरा हिमालय क्षेत्र है। ठीक, इसके अलावा देखें, यह आपका है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यह आपका है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय।
इतना आपको क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहला पार्ट है हिमालयी अपात तंत्र। तो भैया हिमालय क्षेत्र से जिन नदियों का उद्गम होता है तो उनके माध्यम से जो अपवाह तंत्र का निर्माण होता है तो उन नदियों को बोलते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र, या उसको ऐसे कहें कि जिन अपवाह तंत्र का निर्माण हिमालयी क्षेत्र में होता है, यह हिमालय के माध्यम से होता है, यह हिमालय के माध्यम से उद्गमित नदियों के माध्यम से होता है, उस क्षेत्र को उस अपवाह तंत्र को बोलते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। और जिन नदियों का उद्गम या जिन नदियों का अपवाह तंत्र का निर्माण प्रायद्वीपीय क्षेत्र के माध्यम से होता है तो उनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये बात क्लियर है आपको? तो भैया भारत में दो प्रकार के अपवाह तंत्र होते हैं। पहला आपका हिमालयी, जिसका संबंध हिमालय से होता है या हिमालय के माध्यम से उद्गमित नदियों से होता है। दूसरा आपका होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसका संबंध होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र से या इनके माध्यम से जिन नदियों का उद्गम होता है उससे इसका संबंध होता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में अब देखिए, आप बात करते हैं अपवाह प्रतिरूप का, यानी ड्रेनेज पैटर्न का। तो भैया भारत में दो प्रकार के अपवाह प्रतिरूप होते हैं। पहला आपका होता है हिमालयी अपवाह प्रतिरूप, दूसरा होता है प्रायद्वीपीय अपवाह प्रतिरूप। इसके 7 प्रकार हैं, इसके भी 7 प्रकार हैं। देखें, सबसे पहला है पूर्ववर्ती, क्रमहीन, खंडित, मालाकार, अंतस्थलीय, समानांतर, आयताकार। ठीक, 7 यहाँ पर भी 7 है। अनुगामी अपवाह, परवर्ती अपवाह, आयताकार, जालीनुमा, वृक्षाकार, अरीय और समानांतर यानी पैरेलल। तो 7 और 7 14 अपवाह प्रतिरूप को आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इजी लैंग्वेज के साथ। चलिए आगे बढ़ते, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हिमालयी अथवा उत्तर भारत के अपवाह प्रतिरूप के बारे में। ठीक, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। ये 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं, सबसे पहला आपका है पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट ड्रेनेज। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का अपवाह तब विकसित होता है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है। सपोज करिए कि कोई नदी, देखिए कोई रिवर है, उसका मार्ग कुछ इस प्रकार का है, ऐसा उसका मार्ग है, कि उसका मार्ग है। अब चूंकि रास्ते में कोई बाधा आ जाती है, कोई ऊंचा स्थान, कोई पहाड़ पर्वत आ जाता है, तो नदी को अपना मार्ग बदलने के लिए नदी अपना मार्ग जो है बदलते हुए कुछ इस प्रकार से बहती है। ये देखिए ऐसे बहना पड़ता है। लेकिन यदि नदी पहाड़ पर्वत को काटकर, उस बाधा को काटकर वापस अपने मार्ग में आने का प्रयास करती है और उस मार्ग में आ जाती है, तो उस प्रकार की नदी को बोलते हैं, या उस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप होता है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। जब नदी अपने पुराने मार्ग में वापस लौट आती है तो उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। बात क्लियर है? इस एग्जाम्पल देखें, हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता जो है आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। ये सभी उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है क्रमहीन अपवाह, इन सिक्वेंट ड्रेनेज। ऐसा अपवाह जो क्रमहीन हो, तो किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता हो, उसको बोलते हैं अक्रमवर्ती या क्रमहीन अपवाह। देखिए, जब कोई नदी अपनी प्रमुख शाखा से विपरीत दिशा से आकर मिलती हो तब क्रमहीन या अक्रमवर्ती अपवाह का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सहायक नदियां जैसे दिहांग, दिवांग और लोहित इसी प्रकार का अपवाह का निर्माण करती हैं। देखो, ये नदी कौन सी है? ये नदी है ब्रह्मपुत्र, ये नदी है। ठीक, अब देखो ये ऐसे बह रही है, यहां से बहती हुई आगे बढ़ रही है। ये देखिए, यहां से देखिए। अब इसकी 3 सहायक नदियां हैं जिसकी बात हो रही है, दिबांग, लोहित और दिहांग। देखिए ये सभी जो नदियां हैं ये इसके विपरीत दिशा से इससे आगे मिल रही हैं। जो नदी है इसकी दिशा क्या है? अभी इसकी दिशा है पश्चिम, इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम। ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इसकी दिशा क्या है? अब जो बाकी नदियां हैं वो इससे आकर मिलती हैं पूर्व की ओर से, विपरीत दिशा से। तो इस प्रकार का जो अपवाह का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं अक्रमवर्ती या क्रमहीन। क्या बोलते हैं इसको? अक्रमवर्ती या क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है दिहांग, दिबांग और लोहित नदी। अब अगला है खंडित अपवाह, इंटरमिटेंट ड्रेनेज। इसमें क्या होता है? देखो, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व भाबर क्षेत्र में
विलीन हो जाने वाली नदियां खंडित या विलुप्त अपवाह का निर्माण करती हैं। देखिए समझे बात को। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या लिखा। देखो ये आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, ये आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक। ये भाबर है। भाबर वो क्षेत्र होता है जहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पर जमा होते हैं। ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमा होते हैं। ये आते कहाँ से हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हिमालय है, ये आपका भाबर क्षेत्र है, और ये आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इसमें क्या बोला इन्होंने? इसमें कहा है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व नदी यहां से बहती तो है, लेकिन यहां पर इस क्षेत्र में पहुंचने के पूर्व भाबर क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में विलीन हो जाने वाली नदियां, ऐसी नदी या ऐसा अपवाह जो हिमालय से निकलता हो और उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व इस क्षेत्र में भाबर क्षेत्र में विलीन हो जाता हो, तो ऐसे अपवाह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे अपवाह को? विलुप्त या खंडित या विलुप्त अपवाह। अब ऐसा होता क्यों है? देखो समझो बात को। सबसे पहले बात करनी होगी कि आपका जो ये जो भाबर क्षेत्र है, ये जो भाबर क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कैसे होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। देखिए जब नदी यहाँ से बहती है तो अपने साथ में अवसाद निक्षेप के रूप में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर बहती है और उनका जमाव यहाँ पर हो जाता है। बात क्लियर है? जब नदी यहाँ से बहती है अपने साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर आती है और उनका जमाव इस क्षेत्र में हो जाता है, हिमालय के ठीक नीचे शिवालिक के पास में, ठीक। अब जब नदी यहाँ से बहती है तो चूंकि नदी इन पत्थरों के बीच में से बहती है तो कुछ समय के लिए नदी यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, विलुप्त या इनविजिबल हो जाती है, विलुप्त या इनविजिबल हो जाती है, ठीक। नदी यहां से बहती तो, लेकिन चूंकि नदी यहां पर पत्थरों के बीच में से बहती है तो कुछ समय के लिए इनविजिबल हो जाती है। और ऐसा क्षेत्र जहां पर नदी कुछ समय के लिए इनविजिबल हो जाए या विलुप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। और जब नदी वापस से नदी जब आपकी विजिबल होती है तो उसको बोलते हैं तराई। बात क्लियर है? जब ऐसा क्षेत्र जहां नदी कुछ समय के लिए इनविजिबल हो जाए उसको बोलते हैं भाबर, और जो क्षेत्र जहां नदी वापस से विजिबल होती है तो उसको बोलते हैं तराई। तो इसको, ये आपका भाबर क्षेत्र हो गया, ये आपका हो गया तराई क्षेत्र। बात क्लियर है? चलिए, और इस प्रकार का जो आपका अपवाह प्रतिरूप होता है उसको बोलते हैं खंडित या विलुप्त अपवाह। इसमें कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने मालाकार अपवाह यानी ब्रेडेड ड्रेनेज। अब देखिए इसमें क्या होता है। देश की अधिकांश नदियां समुद्र में मिलने के पूर्व अनेक शाखाओं में विभाजित होकर डेल्टा बनाती हैं, जिससे गुंफित या मालाकार अपवाह का निर्माण होता है। अब देखिए ये मुख्य नदी है, ये आपकी मुख्य नदी ऐसे बहकर आ रही है, ये समुद्र है, ये समुद्र है। तो जब मुख्य नदी समुद्र में मिलने के पहले कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है उसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। और इसके माध्यम से जो अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं गुंफित या मालाकार अपवाह। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। अगला है अंतःस्थलीय अपवाह यानी इनलैंड अपवाह। ऐसा अपवाह जो स्थल के नीचे हो, अंतःस्थलीय। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला से निकलकर विलीन हो जाने वाली नदियां अंतःस्थलीय अपवाह बनाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि अंतःस्थलीय नदी का एग्जाम्पल है। देखिए ये भारत का नक्शा है, ये अरावली पर्वत है, यहाँ पर है आपका कच्छ का रण ऑफ कच्छ। तो नदी जो है यहाँ से, जो आपकी लूनी रिवर है यहाँ से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, यह अंतःस्थलीय रूप से बहती है। अब चूंकि देखिए ये आपका जो कच्छ का रण है ये आपका पूरा रेतीला स्थान है, ये रेतीला स्थान है, ये पूरा रेतीला स्थान है। तो जब नदी यहाँ से बहती है तो चूंकि यहाँ पर रेत है तो नदी भी रेत में समा जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर इनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो इस प्रकार की जो नदी होती है उसको बोलते हैं अंतःस्थलीय या इनलैंड अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, चलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानांतर अपवाह यानी पैरेलल ड्रेनेज।
उत्तर के विशाल मैदान में पहुंचने वाली पर्वतीय नदियों द्वारा समानांतर अपवाह प्रतिरूप का विकास किया जाता है। देखिए जरा इसको, उत्तर के विशाल मैदान में पहुंचने वाली पर्वतीय नदियों द्वारा इसका विकास होता है। अब देखें ये एग्जाम्पल, देखो ये आपका एग्जाम्पल है, एक नदी ऐसे बह रही है, ये देखो ऐसे बह रही है, एक इसके समानांतर ऐसे बह रही है, एक ऐसे बह रही है, एक इस प्रकार से बह रही है। तो सभी में समान अंतर है, तो समान अंतर से जो नदी बहती है उनको बोलते हैं समानांतर नदी। अब देखिए सपोज करिए ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका हिमालय पर्वत क्षेत्र है ना, ये हिमालय पर्वत क्षेत्र है। अब ये यहां पर आपका उत्तर का विशाल मैदान। अब एक नदी ऐसे बह रही है, एक नदी ऐसे बह रही है, एक इस प्रकार से बह रही है, एक ऐसे बह रही है। तो चूंकि इन सभी में समान अंतर है और समानांतर रूप से जो नदी बहती है, समानांतर दिशा में ये समानांतर रूप से जो नदी बहती है और उनके माध्यम से जो अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं समानांतर अपवाह। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आयताकार अपवाह, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। देखिए वो सिंपल सी बात है, ये देखिए उत्तर भारत की जो कोसी नदी है तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा आयताकार अपवाह प्रतिरूप का विकास किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखें, ये आपकी मुख्य नदी है, ये मेन नदी है, ठीक, और ये जो उसकी साइड से निकल रही हैं ये सभी जो है सहायक नदी। तो मुख्य नदी और सहायक नदी जब इनके द्वारा या इनके मिलने पर यदि आयताकार आकृति का निर्माण होता है तो ऐसे जो ड्रेनेज पैटर्न होता है उसको बोलते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप, या इसके माध्यम से जो अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप। बात क्लियर है? ये देखिए ये आपकी मुख्य नदी है, इस प्रकार से बह रही है, और जो इसकी सहायक नदी है वो इसे आयताकार रूप में से मिल रही है, देखो आयताकार आकृति के रूप में से मिल रही है। बात क्लियर है? अब इसमें एग्जाम्पल दिया कोसी नदी का, देखिए उसको पढ़ लेते हैं। ये है गंगा नदी, ये गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी है कोसी। ये इसकी सहायक नदी है कोसी, यहां से देखो इस प्रकार से बह रही है, ये देखो ये कोसी नदी है, इस प्रकार से बहकर से गंगा में समाहित होती है। अब कोसी देखिए आपको कोसी नदी है और इसकी जो सहायक नदी है ये देखिए, ये इसकी सहायक नदी ऐसे आ रही है, देखो आयताकार रूप में, ये देखो एक ऐसे आ रही है, एक ऐसी इससे आके मिल रही है और एक ऐसी इससे आके, ठीक है। तो जो कोसी नदी है, तो जो कोसी ये देखो कोसी नदी का पूरा क्षेत्र है, ये देखिए, तो इसके माध्यम से भी आयताकार अपवाह का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको एग्जाम्पल में लिया गया है, ठीक। तो आयताकार जो अपवाह है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोसी नदी का अपवाह क्षेत्र। चलिए अगला है, तो भैया जो आपकी हिमालय नदी होती है, हिमालय के माध्यम से जो अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जो 7 प्रकार के हैं उनको हमने पढ़ लिया है। अगला हमारा प्रकार है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या अपवाह प्रतिरूप। दक्षिण भारत अथवा प्रायद्वीपीय पठार भाग में प्रभावित होने वाली नदियों द्वारा भी विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप विकसित किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये देखिए ये आपका हिमालय क्षेत्र है और ये आपका जो है ये आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक। अब इसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो प्रतिरूप का निर्माण होता है उसकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहला आपका है अनुगामी अपवाह यानी कंसिक्वेंट ड्रेनेज। देखिए जब कोई नदी धरातलीय ढाल की दिशा में प्रभावित होती है तब अनुगामी अपवाह का निर्माण होता है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है तथा वे ढाल के अनुसार प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में गिरती हैं और अनुगामी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब देखिए जरा इसको समझे, आपके सामने एक इमेज है, ये देखिए ये आपका कोई पर्वत पहाड़ है, ये इसका ऊपरी हिस्सा है, ये पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है ये इसका निचला भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पहाड़ का ये स्लोप है, ढलान इस प्रकार से है और नदी हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, स्लोप में बहती है। अब देखिए नदी का उद्गम यहाँ पर है, इसका उद्गम यहाँ पर है और इस प्रकार से, तो चूंकि ढलान नीचे की ओर है इसी कारण से नदी भी ऐसे बहेगी, नदी भी इस प्रकार से बहेगी
उसमें क्या लिखा है कि कोई जब नदी धरातली ढाल, ढाल इस प्रकार से है, तो धरातली ढाल की दिशा में, ढाल की दिशा नीचे है, तो धरातली ढाल की दिशा में प्रभावित होती है, तब अनुगामी अपवाह का निर्माण होता है। तो चूंकि ये नदी जो है ढाल की ओर बह रही है, इसी कारण इसके माध्यम से जो अपवाह प्रतिरूप बनेगा उसको बोलेंगे कंसिक्वेंट या अनुगामी अपवाह। बात क्लियर है? अब देखें इसको, और जो आपकी नदी होती है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपके सामने, अगला है परवर्ती अपवाह, सबसिक्वेंट ड्रेनेज। जब नदियां अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करके समकोण पर आकर मिलती हैं, तब परवर्ती अपवाह निर्मित होता है। दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलकर गंगा तथा यमुना नदियों में मिलने वाली नदियां चंबल, केन, कालीसिंध, बेतवा आदि द्वारा परवर्ती अपवाह प्रतिरूप का विकास किया जाता है। अब देखें जरा समझें इसको। देखिए ये जो आपकी नदी है ये आपका कंसिक्वेंट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? कंसिक्वेंट का एग्जाम्पल है, चूंकि ढाल की ओर बह रही है। अब इस नदी में जो नदी इसके साइड से समकोण पर आकर इससे मिलेंगी, देखो समकोण बनेगा पूरा, ये समकोण ऐसा बनता है, तो जो नदी इसे साइड से समकोण पर आकर इससे मिलती है या समकोण का निर्माण करती है या इससे साइड में आकर मिलती है राइट या लेफ्ट में, उनको बोलते हैं सबसिक्वेंट या परवर्ती अपवाह। बात क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल दिया है चंबल या चंबल, बेतवा, केन और सिंध। अब देखें ये जो नदी है इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए ये आपकी यमुना नदी है, ठीक, और मध्य प्रदेश के माध्यम से ये देखिए ये आपकी ये यमुना नदी है। अब मध्य प्रदेश से चंबल, सिंध, बेतवा और केन, अब इनके माध्यम से, ठीक, ये मुख्य नदी हो गई, ये आपकी मुख्य नदी हो गई, ये सभी जो हैं सहायक नदी कहलाएंगी। ठीक, तो ये मुख्य नदी है यमुना और चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है सहायक नदी है यमुना की। अब इनके माध्यम से जो अपवाह प्रतिरूप का निर्माण हो रहा है उसको बोलेंगे सबसिक्वेंट यानी परवर्ती अपवाह। ठीक, ये सभी जो नदियां हैं ये समकोण पर आकर यमुना से मिल रही हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे परवर्ती या सबसिक्वेंट अपवाह प्रतिरूप। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है आयताकार अपवाह, इसको डिस्कस कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। अब देखिए ये जो ये आपकी मुख्य नदी है, ये देखिए ये मुख्य नदी है, इस पे ऐसे बह रही है, इस प्रकार से बह रही है, और जो इसकी सहायक नदी है इससे समकोण पर आकर मिल रही है, ये देखो ऐसे मिल रही है, और इसके माध्यम से जो आयताकार आकृति का निर्माण हो रहा है या जो आयताकार अपवाह का निर्माण हो रहा है उसको बोलते हैं आयताकार अपवाह। अब देखें इसमें विंध्य चट्टानों वाले प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नदियों ने आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया है, क्योंकि ये मुख्य नदी में मिलते समय चट्टानी संधियों से होकर बहती है। देखो ये चट्टान है, पूरी आपकी चट्टान है ये पूरी, ठीक, तो नदियां चूंकि यहां से होकर बहती हैं इसलिए आयताकार आकृति का निर्माण करती हैं। तो आप अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया क्योंकि ये मुख्य नदी में मिलते समय चट्टानी संधियों से होकर बहती हैं तथा समकोण पर आकर से होकर मिलती है, समकोण पर आकर मुख्य नदी से आकर मिलती है। इसीलिए इसके माध्यम से जो आकृति का या जो प्रतिरूप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं आयताकार अपवाह। बात क्लियर है? चलिए अगला आपके सामने जाली नुमा अपवाह यानी ट्रेलिस अपवाह। देखें जरा इसको, जब नदियां पूर्णतः ढाल का अनुसरण करते हुए प्रभावित होती हैं तथा ढाल में परिवर्तन के अनुसार उनके मार्ग में भी परिवर्तन हो जाता है, तब जाली नुमा अथवा भावोद्भूत अपवाह प्रणाली का विकास होता है। बात क्लियर है? अब देखें ये जो नदी है ये आपको कोई पहाड़ वाला क्षेत्र है, तो नदी यहाँ से बह रही है, देखो उसका उद्गम यहाँ से हो रहा है, इस प्रकार से नदी बह रही है, इस प्रकार से बह रही है। बात क्लियर है? और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं वो इस प्रकार से इससे आके मिल रही हैं, एक ऐसी मिली, इसकी भी सहायक नदी, इसकी भी जो ये देखो ऐसे इससे मिल रही हैं, ये इससे मिल रही है, ये इससे इस प्रकार से बह रही है, इसकी भी अपनी सहायक नदियाँ हैं, ये देखो,
और इसके माध्यम से जो आकृति का निर्माण होता है या जो अपवाह का निर्माण होता है उसको बोलते हैं जाली नुमा। अब देखिए जरा इसको, ये कठोर भाग है, ये कठोर भाग है पहाड़ का, ये कठोर भाग है और ये नरम भाग है। अब चूंकि नदी यहाँ से बह रही है तो नदी जो है, चूंकि यहाँ पर नरम भाग है तो नदी यहाँ पर इस भाग को काटते हुए यहाँ पर निकल जाएगी। तो जहाँ पर कठोर भाग है तो वहाँ तो नदी बहेगी, लेकिन जहाँ पर नरम हिस्सा है वहाँ पर नदी काटते हुए एक रास्ता बनाएगी। तो इसके माध्यम से जो जाल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं जाली नुमा अपवाह। बात क्लियर है? ठीक, ये देखिए नदी ऐसे बह रही है, मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदी जो है साइड में इससे आके मिल रही है, इसके माध्यम से ही। चलिए अगला आप देखें, अगला है वृक्षाकार अपवाह यानी डेंड्रिटिक ड्रेनेज। अब देखें इसको, जब नदियां सपाट तथा चौरस धरातल पर प्रवाहित होते हुए एक मुख्य नदी की धारा में मिलती है तब इस प्रणाली का विकास होता है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां द्वारा पादपाकार अपवाह का निर्माण किया जाता है। अब देखिए क्या लिखा इसमें, जब नदियां सपाट तथा चौरस धरातल पर बहती हैं, बहते हुए एक मुख्य नदी की धारा में मिलती है। अब देखिए ये जो है ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है, ये पहाड़ का स्लोप ऐसे, ये पहाड़ का जो स्लोप है ढाल नीचे की ओर, ठीक, ये इसकी सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। अब चूंकि इनके माध्यम से जो आकृति बन रही है, जो इनका अपवाह तंत्र है, इसके माध्यम से जो आकृति बन रही है वो वृक्ष के समान है, वो जो है एक वृक्ष के समान है। तो इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप होता है उसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब देखिए वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप और जाली नुमा अपवाह में क्या अंतर होता है इसको हम पढ़ते हैं। देखें, जो आपका वृक्षाकार होता है, जब अपवाह की आकृति वृक्ष के समान हो जाती हो तो अपवाह के ऐसे प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जबकि अगला है जाली नुमा, जब मुख्य नदियां एक दूसरे से समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर आकर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जाली नुमा अपवाह कहते हैं। बात क्लियर है? तो दोनों में ये बारीक डिफरेंस है। चलिए अगला है अरीय अपवाह यानी रेडियल ड्रेनेज। अब देखें इसमें क्या है, देखें इसे अपकेंद्रीय अपवाह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो अरीय अपवाह है इसको अपकेंद्रीय अपवाह भी कहते हैं। इसमें नदियां जो हैं एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं। दक्षिण भारत में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन, महानदी आदि ने अरीय अपवाह का निर्माण किया है। चलिए सपोज करिए ये आपका पहाड़ है, ये कोई बड़ा पहाड़ है, ठीक, तो यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। तो एक ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ठीक। तो इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप होगा उसको बोलेंगे अरीय अपवाह। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, तो इससे एक नदी यहाँ से निकल रही है जिसका नाम नर्मदा है, एक यहाँ से निकल रही है सोन नदी, एक यहाँ से निकल रही है महानदी। तो इसके माध्यम से भी अरीय अपवाह का निर्माण हो रहा है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। अगला है समानांतर अपवाह यानी पैरेलल ड्रेनेज। पश्चिमी घाट में पहाड़ से निकलकर पश्चिम दिशा में तीव्र गति से बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा समानांतर अपवाह का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या बोला, पश्चिमी घाट, ये आपका भारत का ये पश्चिमी घाट है, यहाँ भी पहाड़ पर्वत है, ठीक। तो जिस नदी का उद्गम यहाँ से होगा, यह आपका बंगाल अरब सागर है, तो यहाँ से नदी निकलेगी, यहाँ बहेगी ऐसे, फिर ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये नर्मदा है, ये तापी है, ये आपकी कुंवारी है, उसके बाद ये शरावती है। तो सभी जो नदियाँ समान अंतर से बह रही हैं, इस प्रकार का जो अपवाह बनता है उसको बोलते हैं समानांतर अपवाह। बात क्लियर है? ये देखो एक यहाँ से बह रही है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये अरब सागर है, एक ऐसे बह रही है, एक ऐसे बह रही है, एक ऐसे बह रही है, ठीक। इस प्रकार का जो अपवाह बनता है उसको बोलते हैं समानांतर अपवाह। जब नदियाँ तीव्र ढाल से प्रवाहित होते हुए एक दूसरे से समान अंतर पर बहती हो तो इसे समान अंतर अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। समान अंतर से जब नदियां बहती हैं उसको बोलते हैं समान। चलिए तो आज हम डिस्कस कर लिया है।
आज हमने डिस्कस किया है कि भैया मध्य प्रदेश और भारत में कितने प्रकार के अपवाह प्रतिरूप हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें